बढ़ता रहता हूँ। वापस आते हुए डॉम में मैं गेम खेलने लग गया लगभग पूरा दोपहर खेलता रहा। जहाँ तक रिव्यू की बात है, मैंने लू चिंग से वादा किया था, वो पूरी तरह से भूल गया। शाम के करीब जब मैं अपनी कुर्सी पे आराम कर रहा था, अचानक लू चिंगान का मैसेज आया। याद करने का काम कैसा चल रहा है? जवाब? कौन सा जवाब? क्या जवाब? मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए ठप हो गया, फिर याद आया, लेकिन सोचता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने कैजुअली जवाब दिया, ठीक है, थोड़ा देखा। लू चिंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक पल बाद उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। वो हमारी बातचीत का रिकॉर्ड था। उसी वक्त वहाँ एक लाइन खास तौर पर दिखी, रिसीवर ने आपका फाइल रिसीव नहीं किया है। स्क्रीनशॉट देखते ही मैं अपनी हरकत पर हंस पड़ा। यार, मैं इतना उत्साहित हो गया था कि फाइल लेना ही भूल गया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जवाब याद करने में कितना टाइम लगता है? मैंने हंसते हुए एक हंसी वाला इमोजी भेजा और साथ में एक लाइन भी लगाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब संगीत, नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे हॉस्टल के दरवाजे पर। मेरे दिमाग में सवालों के पहाड़ खड़े हो गए थे। अब ये औरत क्या चाहती है? क्या ये मुझे मुफ्त में काम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? ये बात मैंने थोड़ी गुस्से में कही। मेरे साथ चलो घर, मैं तुम्हारी याददाश्त की निगरानी करूंगा। लुओ चिंगान की प्रतिक्रिया देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह बेचैनी ने ले ली। क्या मैं मना कर सकता हूँ? नहीं, जल्दी करो, देर मत करो, मुझे वापस जाकर कुछ काम निपटाने हैं। लुओ चिंगान की प्रतिक्रिया देखकर मैं समझ गया कि इस औरत को मनाना काफी मुश्किल होगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई का सब कुछ अभी भी उसी पर निर्भर है। मुझे मन ही मन मानना पड़ा। मैं हॉस्टल के गेट पर पहुंचा और देखा कि लू चिंगन एकदम बेरंग चेहरा लिए, ठंडी हवा जैसा माहौल बनाए हुए थोड़ी दूर खड़ी थी। इससे मैं जो मजाकिया मुस्कान के साथ मिलने की सोच रहा था, अपना मूड भी वापस ले लिया। मैंने खुद से बुदबुदाया, ये औरत तो सच में ठंडी है, कहीं ये बहुत ही सख्त तो नहीं। हम दोनों चुपचाप चलते रहे पूरे रास्ते। हम पिछली बार की तरह घर पहुंचा। लू चिंगन काम करता है और मैं जवाब याद करता हूँ। इस बार सोना मत। लू चिंगन ने मुझे याद दिलाया, मैं कोशिश करूंगा। ये मैं सच में गारंटी नहीं दे सकता। खतरे का एहसास नहीं होने पर सूखे जवाब याद करना सच में नींद लाने वाला होता है, लेकिन क्योंकि दोपहर है, संगीत, मुझे थोड़ा भूख लगी है, इसलिए ज़्यादा नींद नहीं आ रही। मैंने सीधे सीधे कह दिया, दीदी, अगर हम पहले खाना खा लें और फिर काम करें तो? संगीत, मुझे थोड़ी भूख लगी है। असल में लुओ चिंगन भी भूखा था। वैसे तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ था, वो उसे दबाए हुए थी, और क्यों उसे खुद भी पता नहीं था। खैर, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं बोलूँ ताकि वो डिलीवरी ऑर्डर कर सके। फिर मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं साथ में ऑर्डर कर दूंगा, जो भी ठीक हो। मैं ज़्यादा चिड़चिड़ा खाने वाला नहीं हूँ। फिर मैं 2 प्लेट्स नूडल्स ब्रेज्ड मांस के ऑर्डर करता हूँ। ऐसा कहते ही लू चिंगेन ऑर्डर करने ही वाली थी। मैं जल्दी से बोल पड़ा, रुको, नहीं, क्यों? ब्रेज्ड मांस वाले नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लुओ चिंगन मुझे हैरानी से देखा। डिलीवरी के लिए नूडल्स मत मंगाओ, ये चिपक जाते हैं और आखिर में अच्छा स्वाद नहीं आता। अरे, सही कहा, लू चिंगम ने धीरे से जवाब दिया। वो थोड़ी देर के लिए फिर से डिलीवरी पेज पर नज़र दौड़ाने लगी। पता नहीं क्या चुनना है। उसके दिमाग में दोपहर के ब्रेज्ड मांस वाले नूडल्स का स्वाद भरा था। सोच विचार के बाद लू चंगन ने मुझसे कहा, क्यों ना हम दोपहर वाली दुकान पर ही जाकर खाएं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और हो सकता है कि दोपहर वाली ब्रेज्ड मांस वाली नूडल्स वहाँ बिक चुकी। मैंने ये कह दिया तो लू चिंगान चुप हो गई। अचानक हुई ये खामोशी देखकर मैं अपना सिर उठाकर लू चिंग का प्रोफाइल देखने लगा। जो बात मुझे यकीन नहीं हुई वो ये थी कि उस ठंडी और शांत चेहरे पर उसका छोटा सा मुंह कुछ ऐसा था जैसे वो मुंह सिकोड़ रही हो। होठों की यह हल्की सी हरकत बहुत नाजुक थी। अगर ध्यान से ना देखा जाए तो पता ही नहीं चलता। कुछ सेकंड तक उसे घूरने के बाद मैं पक्का था कि मैं कुछ सोच नहीं रहा। फिर मैंने धीरे से लू चिंग से पूछा, तुम्हें ब्रेस्ड मांस वाली नूडल्स इतनी पसंद है क्या? लू चिंगान इस अचानक सवाल से चौंक गई। उसने सवाल सुना और तुरंत ही बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। फिर मुझे थोड़ा माथा टेढ़ा करते हुए समझ आया। मैं उसे उलझन भरी नज़र से देखने लगा। लू चिंग कुछ नहीं बोली। उसने फिर से अपना सिर नीचे किया। जब उसकी लंबी बालों ने उसके हल्के लाल चेहरे को ढक लिया तो वह धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। मैंने ये सारा नज़ारा देखा और अपने होठों के कोने खुद ब खुद ऊपर उठ गए। संगीत, वो कैसे इतनी मासूम लगती है? ये फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुम इन्हें खाना चाहती हो तो मैं खुद बना देता हूँ। वैसे भी मुझे ज़्यादा मन नहीं कर रहा, डिलीवरी भी नहीं हो रही। मैंने अपना फ़ोन जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ म्यूज़िक जाने के लिए। ये सुनकर लुओ चिंगन ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देख रही थी, जबकि मैं पहले ही उसका पेट दिखा चुका था। तुम्हें ब्रेस्ट मीट नूडल्स बनाना आता है? मैंने अपने लिए पहले बनाया है। मैं रसोई के फ्रिज की तरफ चला, देखना चाहता था अंदर क्या है, फिर सामान खरीदने जाना था।
लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, वाह! फ्रिज मेरी खुद की शक्ल से भी ज़्यादा साफ है। ये तो फ्रिज सिर्फ सजा सज्जा के लिए लिया गया था। संगीत, मैं बाहर जाकर सामग्री लेने वाला हूँ। थोड़ी देर मेरे लिए इंतज़ार करो। लो चिंगान ने एक आवाज़ से जवाब दिया और दौड़ती हुई स्टडी रूम के दरवाजे तक आई ताकि मुझे जाते हुए देख सके। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, वो वापस अपनी जगह पर लौट गई। वो काम जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसका पेट ज़ोर-ज़ोर से शिकायत करने लगा था, इसलिए लुओ चिंगान कुछ नहीं कर पाई। वे 10 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार करती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लगभग उड़ते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए। मैं था, एक हाथ में भुनी हुई सॉसेज और दूसरी हाथ में ब्रेस्ट मांस वाली नूडल्स के लिए सामग्री। पहले भुनी हुई सॉसेज खा लो, ताकि भूख कुछ देर टल जाए। ज़्यादा देर तक भूखा रहना पेट के लिए अच्छा नहीं होता। तुम वहाँ ऐसे ही क्यों खड़े हो, हैरान सा? भूख नहीं लगी क्या? मेरी बात सुनते ही लू चिंगन अपनी नींद से जाग गई। उसने हाथ बढ़ाकर भुनी हुई सॉसेज वाला थैला पकड़ लिया। मैं तुरंत रसोई की तरफ बढ़ गया। लू चिंगन थैले में रखी भूनी सॉसेज को देख रही थी। खाने में मन बन रही थी या नहीं, पेट ने अपना फैसला सुना दिया। वो ठीक वैसे ही जैसे दोपहर के बाफ किए हुए मांस वाले नूडल्स, उसे दिखने में साधारण लगने वाली भुनी हुई सॉसेज बहुत पसंद थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि उन आलीशान रेस्टोरेंट्स का खाना कोई बड़ी बात नहीं। लू चिंगन पढ़ाई में वापस नहीं गया, बल्कि पंजों पर चलकर रसोई की तरफ बढ़ा ताकि मुझे खाना बनाते देख सके। ये क्या है? लू चिंगान की आवाज़ अचानक आई। मुझे इतना डर लगा कि मैं लगभग चाकू से खुद को काट ही बैठी। वाह! चुपचाप चलते हैं। मैंने चाकू नीचे रखा और दिल को शांत करने के लिए छाती थपथपाई। मैं तो बस तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने भागी थी। चप्पल नहीं पहन रही थी। नंगे पाँव चलना बेशक कोई आवाज़ नहीं करता। समझाने के बाद लो चिंगेन मैं सहज ही नीचे देखने लगा। उसकी चिकनी सफ़ेद टांगें उसके काले स्कर्ट के नीचे से निकल रही। उसके बर्फ जैसे पाँव में कोई कमी नहीं थी। मैं क्या सोच रहा हूँ? खाना बनाना ज़रूरी है। हाँ, खाना बनाना। मैंने खुद को मन ही मन समझाया और ब्रेज़्ड मीट नूडल्स बनाना जारी रखा। लुओ चिंदेन ने मेरी उस नज़र को नोटिस किया, जो मैंने अभी उसे दी थी। उसने अपने चिकने पाँव की तरफ देखा, फिर मेरी प्रोफ़ाइल की तरफ देखा। उसके मन में 2 शब्द उभरे, दिमाग, पैर, फ़ेटिश। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। जैसे लुओ चिंगान, जिसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उसे शर्मीले, लज्जायुक्त छोटे भाई पसंद हैं। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। लुओ चिंगान बस मुझसे चुपचाप देखती रही जब मैं खाना बना रहा था। ज़्यादा देर नहीं लगी और 2 कटोरियाँ ब्रेज़्ड मीट नूडल्स तैयार हो गईं। स्वाद शायद दुकान के प्रोफ़ेशनल्स जितना अच्छा ना हो, लेकिन खा तो लो। दोनों कटोरियां मेज पे रखते ही एक ने सबसे पहले खाना शुरू कर दिया, चॉपस्टिक्स। लू चिंगेन ये नज़ारा देखकर अंदर से थोड़ा चिढ़ गया। उपन्यासों के मुताबिक जब मैं खा रही हूं तो तुम्हें उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखना चाहिए था, फिर उससे पूछना चाहिए था कि कैसा लगा। तुम बस खा रहे हो और मैं अभी सोच ही रही थी कि तुम्हें कितना स्वादिष्ट कहूं। भले ही उसने मन ही मन शिकायत की, लुओ चिंगान ने भी चॉपस्टिक से खाना शुरू कर दिया। संगीत, और जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, वह हैरान रह गई। स्वाद बिल्कुल दोपहर के खाने जैसा था। लू चिंगेन के खाने का तरीका नूडल्स खाने में बहुत धीरे हो गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। आज जो कुछ भी हुआ था उसने अपने छोटे से पति को फिर से समझने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में 20 साल का सरकारी अफसर है? लेकिन दोपहर में वह सच में शर्माया था। लू चिंगुआ ने उसमें एक ऐसी परिपक्वता देखी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। फिर भी वह सिर्फ उसके मुंह के कोने को पहुंचने से ही घबराता और शर्माता था। साफ है, वो एक मासूम लड़का है जिसने अभी तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं छुआ। ये बहुत अजीब है। अनजाने में लुओ चिंगान मेरी तरफ ताकने लगा। पूरी नूडल्स खाने की प्रक्रिया। पहले तो उसने छुप छुप कर खाया, फिर सीधे मेरी तरफ देखकर खाने लगी। खाते हुए वो सिर भी नहीं नीचे किया, बल्कि नूडल्स सीधे मुंह तक उठाए। आखिरकार मैं जो फोन देख रहा था महसूस किया कि मुझे देखा जा रहा है। मैंने लू चिनमन की तरफ देखा और मुंह खुले खाने का काम रोक दिया। फिर उसने कहा, फिर से मुझ पे क्यों ताक रही हो? क्या मेरा खाने का तरीका आकर्षक लग रहा है? मैंने कहा, ठीक है। वैसे भी तुम्हारे खाना बनाने के तरीके जितना तो नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले रसोई में दिखाया था। लू चिंदन की एक लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया। बातचीत का विषय तुरंत बदल गया। कमरा फिर से चुप्पी में डूब गया। शायद थोड़ा असहज महसूस करते हुए लू चिंगान अचानक बोला, माँ आज रात बिजनेस ट्रिप पर है, मुझे पता है। तुम आज रात कहाँ सोने वाले हो? मैं हॉस्टल वापस जाऊंगा, वहां पास है। तुम क्यों नहीं यहाँ रुक जाते? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुरंत कटोरे में सिर डालकर लगभग नूडल्स बाहर निकाल बैठा। शांत होकर मैंने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मेरा घर काफ़ी बड़ा है। वहाँ 2 बेडरूम है। ग्रेटर दैन संगीत, ग्रेटर दैन एक खाली है। तुम्हारे सोने के लिए बिल्कुल सही। बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं यहाँ क्यों सोऊं? मैंने सिर उठाकर लू चिंगान की तरफ देखा।
उलझन में। मुझे पता नहीं था वो अब क्या सोच रही थी, लेकिन लू चिंगान का चेहरा बेपरवाह था और उसने ठंडे अंदाज में कहा, पति का अपनी पत्नी के घर सोना क्या बुरी बात है? लगता है सच में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुमने तो जवाब भी याद नहीं किए हैं। रुको, ताकि मैं तुम्हारी निगरानी कर सकूं। अजीब बात यह थी कि मैं उसकी कोई दलील खारिज नहीं कर पाया। सोचने के बाद मैंने कहा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। संगीत नाले के बाद मैं क्या पहनूंगा? मेरा पहन लो। मुझे लगभग यकीन नहीं हुआ कि मैंने सही सुना है। क्या तुमने अभी जो कहा वो सुनना चाहते हो? ऐसा कहने के बाद लू चिंग को लगा कि जो उसने कहा वो थोड़ा गलत लगा। उसने दोबारा साफ किया, मेरा मतलब है तुम मेरी टी शर्ट और पैंट पहन सकते हो। अंडरवियर के लिए मैं खुद खरीद सकती हूँ, तुम्हारे लिए। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास एक दुकान है। ज़्यादा झंझट नहीं है। मैं क्यों सीधे स्कूल के हॉस्टल वापस नहीं चला जाता? समझ नहीं आ रहा। लुओ चिंगान मुझे रोकने के लिए बिल्कुल तैयार लग रही थी। मुझे रात में ड्राइव करना पसंद नहीं है। जब उसने ये कहा तो लुओ चिंगान की नज़रें इधर उधर हो गईं। अब वो मुझसे नहीं दिख रही थी। मैं रात को टैक्सी लेकर वापस आ जाऊंगा। जब तुम जवाब याद कर लो तो रात में टैक्सी पाना मुश्किल होता है। मेकअप एग्जाम अगले हफ्ते है। मैं 2-3 दिन में याद कर लूंगा, अगर तुम जल्दी याद कर लो, नहीं तो भूल जाओगी। लू चिंग ने हल्का सा मुंह खोला। वो और बहाने ढूंढना चाहती थी, लेकिन कोई भी दिमाग में नहीं आया। मैं सोच रहा था कि अब वो ज़्यादा जोर नहीं देगी, तो मैं उठकर बर्तन धोने चला गया। लेकिन मैं अभी कुर्सी से थोड़ा ही हट पाया था कि लू चिंग ने सख्त आवाज़ में मुझसे कहा, बैठ जाओ। क्या हुआ? मैं आधा बैठा हुआ रहा, उसके चेहरे को देख रहा था, दिमाग सवालों से भरा हुआ। लू चिंग का चेहरा ठंडा था। लू किंग ने अपने गुलाबी होंठ को काटा। पता नहीं शर्म की वजह से था या क्या, या गुस्से में उसने मुंह खोला। तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? तुम्हें तो बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। वापस जाना तो तुम्हारे लिए और भी झंझट वाली बात होगी मफून। मैंने अपनी आंखें पोंछी, पता ही नहीं चला क्या बोलूं। उसने अचानक कैसे गुस्सा कर दिया? मैंने फिर से मना नहीं किया। लगा अगर कुछ और कहूंगा तो कुछ बुरा हो सकता है, तो मैं यहाँ ही रुकता हूँ। लेकिन अंडरवियर मैं खुद ही खरीद लूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे डर है कि तुम्हें दुकान न मिल जाए। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। मैं कोई 3 साल का बच्चा तो नहीं हूँ। मैं दुकान कैसे नहीं ढूंढ पाता? उसे बस डर है कि मैं भाग जाऊंगा। आखिर तक जिद्दी औरत है। लेकिन म्यूजिक, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस रिहायशी इलाके में सच में पास में पुरुषों का अंडरवियर का स्टोर होगा। वहां से निकलते ही मैंने लू चिंगन से कहा, चलिए बाहर हैं, मैं एक कपड़े खरीद आता हूँ। कपड़े खरीदने के लिए पैदल चलने वाली सड़क तक गाड़ी चलानी पड़ेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये झंझट है? मेरा पहन लो। मैं तो तुमसे स्कर्ट या औरतों के कपड़े पहनने को नहीं कह रहा। कपड़े, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। खैर, घर वापस आकर लू चिंगान ने मुझे एक सफ़ेद शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और काले एथलेटिक पैंट दिए। ये ज़्यादा अलग नहीं था जो तुम पहन रहे हो। म्यूज़िक, मैंने टी शर्ट ली और ध्यान से देखा। सच में कुछ भी अजीब नहीं था। लंबाई भी ठीक ठाक थी। शायद ये वही कपड़े हैं जो लुओ चिंगान कसरत के लिए पहनती है। उसने जानबूझकर एक साइज़ बढ़ा लिया था। मैं बाथरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में शावर की आवाज़ सुनाई दी। लू चिंग वहीं खड़ी थी, दरवाज़ा खोले बिना। वजह सिंपल थी, वो देखना चाहती थी, लेकिन घर बहुत अच्छे से सजाया गया था। एक बार बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने के बाद फ्रॉस्टेड ग्लास पर सिर्फ एक परछाई ही दिखती थी। कोई उपाय न देखकर लू चिंगेन को वापस स्टडी में काम करने जाना पड़ा। नहा धोकर मैं फिर से स्टडी में लौटा। लू चिंगन बस एक बार ऊपर देखा, मुझे इशारा किया कि एक तरफ बैठ जाओ ताकि जवाब याद कर सकूं, जबकि वो काम करती रही। 1 घंटे से ज़्यादा लगातार स्टडी में बहुत सन्नाटा था। सिर्फ लू चिंगन की उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप करते हुए सुनाई दे रही थीं। जब लू चिंगन अपना काम खत्म कर चुकी थी तो उसने सिर घुमाकर देखा और हैरानी से पाया कि मैं सोया नहीं था। इतनी देर से याद कर रहा था। लू चिंगन को यकीन नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लगभग पूरा कर लिया हूँ। सच में? लू चिंगन ने मेरे सामने लैपटॉप बंद किया और मुझसे कुछ सवाल पूछे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उन सबका जवाब दूंगा। तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। ठीक है, अगर तुम सच में याद करोगे तो याद रह जाएगा। लू चिंगन का काम छोड़ देने को देखकर मैंने उससे कहा, अरे मैं सोने जा रहा हूँ। लू चिंगन ने समय देखा। उसने मुझसे यकीन न करने वाली नज़रों से देखा। रात के अभी 9 बजे भी पूरे नहीं हुए हैं। क्या? चिंगान को याद दिलाया। लुचिंग पलटी, रुक गई और मुझसे बोली, अभी बहुत गर्मी है। ज़रूरत नहीं। मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरी नज़रें अनियंत्रित होकर उसके सफ़ेद ड्रेस के किनारे पर जाकर टिक गईं, उस नाजुक सफ़ेद टांगों पर जो थोड़ी सी बाहर निकली थी। लेकिन मैंने जल्दी से नज़रें हटा ली। मत देखो, ये फंदा है। मैं लू चिंगान के चेहरे की ओर देखने लगा। मैं कुछ कहने वाला था कि तभी मेरी नज़र के कोने से, आंखों से मैंने देखा कि कपड़े का सफ़ेद किनारा थोड़ा हिल रहा था और मेरी नज़रें फिर से अनियंत्रित होकर नीचे की ओर खिसक गईं।
मैंने लुओ को चिंगन का चिकना दाहिना पैर देखा। पैर के पंजे फर्श की ओर थे, घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ था और वह उसके सीधे बाएं पैर से टिका हुआ था। कौन सा कैरेट ऐसे टेस्ट का विरोध कर सकता है? मैं कुछ ही सेकंड के लिए हैरान खड़ा रहा। मैंने जल्दी से अपने आप को मन ही मन डांटा, हिम्मत जुटाई। लू चिंगन ने जाहिर तौर पर मेरी नज़रें महसूस कर ली थीं। उसने हल्के से अपनी निचली होंठ को काटा, मुस्कान को दबाने की कोशिश करते हुए जो उसके होठों पर उभर रही थी। कुछ देर तक उसे रोकते हुए अभी अभी उसने मुझसे कहा, मैं वापस पढ़ाई पर जा रही हूँ, अपना कमरा और कपड़े ठीक कर लो। बहन, तुम क्यों जिद करती हो कि मैं यहाँ रहूँ? मुझे पता था कि मेरे पिता ने यह बात अचानक नहीं कही होगी। शायद लू चिंगेन ने उनसे पूछा था, दो लोग जो साथ नहीं रहते वो अजीब नहीं है। वैसे भी हम एक ही कमरे में नहीं सोते, हमें रूममेट समझो। सोचने पर यह बात ठीक लग रही थी। लू चिंगेन की बातें हमेशा समझदार लगती थीं, जैसे कि तर्क हमेशा उसके साथ होता हो, उसकी तरफ से। मैं सोच रहा था कि लू चिंगन ने कहा, वैसे भी मुझे बहन मत कहो। एक पल के लिए बहन, दूसरे पल प्रोफेसर। किसी के लिए इतने सारे निकनेम कौन रखता है? तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मैंने बड़ी आंखों से उसे देखा उसका जवाब सुनने के लिए। उसने थोड़ी देर सोचा। घर पर मुझे प्रोफेसर बुलाना बहुत अजीब लगता है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, संगीत मुझे बहन को। स्कूल में मुझे बहन कहना सही नहीं लगेगा। स्कूल में मुझे लू याय बुलाओ। तय हुआ। मना करने का मौका दिए बिना लू चिंगान मुड़कर संगीत स्टडी में चला गया। हालांकि मैं बेसहारा महसूस कर रहा था, पर मैंने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये तो बस एक निकनेम है। वैसे भी उसे बहन बुलाना ठीक ही है। भाई बहन का रिश्ता होता है, थोड़ा नरम दम। मैंने तेजी से सिर हिलाया। मैं क्या सोच रहा हूँ? ये तो उस पागल लो याय के साथ ज्यादा वक्त बिताने की वजह से है। अब से मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहना ठीक है। बिस्तर बड़ा है और मुझे घर जाने या मम्मी के डांटने की ज़रूरत नहीं, मैंने खुद से कहा और खींचते हुए सूटकेस लेकर संगीत अपने कमरे में आया। सब कुछ सेट करते करते पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गई थी। फिर हमने लुओ चिंगम के साथ ब्रेस्ट मीट नूडल्स बनाए और खाए। उसके बाद मैं अपने कमरे वापस आकर थोड़ी देर वीडियो गेम खेलने लगा। मैंने लू याय को बुलाने का सोचा, लेकिन उसने बताया कि वो बिजी है और आगे कोई सिग्नल नहीं दिया। मैंने समझ लिया कि शायद वो किसी लड़की के साथ होगा। होटल में जिंदगी के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल के बाकी दो लड़के भी कई दिन से कनेक्ट नहीं हुए थे। अकेले एक मैच खेला, लेकिन हार गया। प्रेरणा। वीडियो गेम खेलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अच्छा कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक दोस्त है जिसके साथ खेला जाए। संगीत वरना बड़ा बोरिंग होता है। मैंने लैपटॉप को एक तरफ रख दिया, पजामे पहने और नहाने चला गया। 10 मिनट बाद बाल आधे सूखे हुए बाहर आया। उसी वक्त लू चिंगान ने स्टडी का दरवाज़ा खोला। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लू चिंग ने पहले बोला, तुम्हारे पजामे बहुत क्यूट हैं। मैं अपने आप नीचे देखने लगा। ये पजामे साल की शुरुआत में नए खरीदे थे, ज़्यादातर नीले और सफ़ेद रंग के कार्टून वाले प्रिंट्स। मैंने अपना सिर उठाया और लोहा चिंगन की तरफ मुस्कुराया। क्या लड़कियों को क्यूट चीज़ें पसंद नहीं होती? तुम तो लड़की ही नहीं हो, इसलिए मेरी पजामे नीले और सफ़ेद हैं, गुलाबी नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चलता रहा। मैं वापस अपने कमरे जा रहा हूँ। ओचिन ने बस इतना कहा, संगीत। कमरे में दाखिल होते ही बंद दरवाज़ा देखते हुए उसने कुछ बड़बड़ाया। वह इतनी जल्दी क्यों चलता है मुझे गले लगाने के लिए? बहन तुम्हें खाने वाली नहीं है। लू चिंगन ने मुंह बिचकाया, खुद को एक गिलास पानी डाला और लगभग तक पढ़ाई के कमरे में वापस चली गई। आधी रात को जब वो हाथ मुंह धोकर सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसने मुझे फिर देखा नहीं। अपनी रूम में थोड़ा आराम करने वापस जाते हुए लू चिंगान ने मेरा बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के बारे में सोचा, लेकिन ये ख्याल जल्दी ही दबा दिया। अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से गुजरे। हम दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। जैसा कि लू चिंगान ने कहा था, हम खुद को रूममेट समझ सकते थे। शुक्रवार के दोपहर में घर जाने वाला था। जब लुई ने मुझे उसके साथ ड्रिंक पर जाने को कहा तो वो थोड़ा उदास लग रहा था। मैं थोड़ा हैरान था। ये पहली बार था आधे साल से भी ज़्यादा वक्त में। उसको जाने 1 साल हो गया था, पर मैंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। लुई की हालत देखकर मैंने सोचा, चलो उसके साथ एक ड्रिंक पीते हैं। हम दोनों एक छोटे से बार में पहुंचे। लुई और मैं बार के सामने स्टूल पर बैठ गए, बारटेंडर का इंतजार कर रहे थे। तभी मुझे लुआ चिंगन का मैसेज आया, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। लू चिंगन ने रिस्पॉन्ड किया और बस मैंने फ़ोन साइलेंट मोड पे कर दिया। बारटेंडर ने हमें 2 ग्लास ब्रांडी दी। लू आई और मैंने एक साथ एक ही घूंट में पी ली। लू आई रुका और पूछा, और लेना है? हाँ, मैं भी साथ देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगी और हमारे सामने 2 और ब्रांडी के गिलास रख दिए गए। इस बार हम दोनों ने एक ही घूंट में नहीं पी। लू याय ने गिलास हाथ में पकड़ा हुआ था, बिना हिले। मैंने थोड़ा सा घूंट लिया और बात शुरू की। क्या हुआ? मूड खराब है क्या? मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा गया। लू याय ने संक्षेप में जवाब दिया और गिलास उठाकर आधा पी लिया। संगीत। थोड़ी चुप्पी के बाद शराब ने उसका जीभ खोल दिया। उसका नाम शिया मयू है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं।
हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। फिर हम दोनों एक ही बड़े इंस्टीट्यूट में भी पास हो गए, संगीत, और हम हमेशा क्लासमेट रहे। उस उम्र में स्कूल में जुनून से भरे हुए संगीत, मैंने खुद को उस लड़की के सामने प्रकट किया। मुझे याद है कि वो पूरे दिन शर्माते शर्माते लाल हो गई थी। संगीत स्कूल छोड़ते हुए वो शर्म से एक शब्द बोली जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो यादें लुइसा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान लेकर आईं, लेकिन फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। हाई स्कूल खत्म होने पर हम दोनों बड़े हो गए थे। मैं उसे शादी के लिए ले जाना चाहता था। मेरे माता पिता अभी फिर लौट आया था, मैंने उन्हें बताया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे और मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करने भेजना चाहते थे। इसलिए मैंने उनके साथ जोरदार बहस की। संगीत, अगले दिन मैं श्यामयू को ढूंढने गया। मैं सीधे उसके साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो शादीशुदा हो गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा वो मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसके साथ एक लड़का खड़ा था तो मैं हक्का बक्का रह गया। लू याय लेस देन आई एम ग्रेटर देन की आवाज़ टूटने लगी। मैं उस झटके से लगभग संभल नहीं पाया। मैंने कुछ और नहीं कहा, बस उन्हें बधाई के कुछ शब्द छोड़कर मैं घर लौटा। घर आने पर मैंने पूरे दिन अपने माता पिता से बहस की। मुझे पता था कि ये सब उनके कहने पर हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? वो तो पहले से ही किसी और की पत्नी थी। ये तो एक सच था। मैं अपने माता पिता से नफरत करता था। मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। संगीत, मैंने सुचन यूनिवर्सिटी चुना। जहाँ तक शमायू की बात है, उन्होंने मुझे उन महिलाओं के साथ मिलने को कहा जिन्हें उन्होंने चुना था। मैं कभी गया ही नहीं। उन्होंने मुझ पर शादी करने का दबाव डाला, लेकिन